Khawateen wa Hazrat, welcome to Viewpoint from Overseas. This is your Misbah ul Azam, who is hosting this show for you. हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने रेगुलर पैनलिस्ट से। हमारे साथ हैं जनाब रियाज हक साहब और सबके जाने पहचाने जनाब अली हसन समंतोर साहब। तो टॉपिक्स जो हमने आज चुने हैं जिन पे बात करने के लिए, वो पहला तो है नवाज़ शरीफ साहब की जो मीटिंग होने वाली है सदर ओबामा साहब से वाशिंगटन में, जो कि प्रॉब्ली 22 अक्टूबर को जिसकी डेट है, उसके ऊपर कुछ हम बात करेंगे। तो उसके हिसाब से वहाँ पर सैटरडे को एक मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में, जिसमें उनकी नेशनल सिक्योरिटी की टीम आई थी और उसके बाद उसके अंदर दूसरे जो उसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, वो लोग भी उसमें तशरीफ़ लाए थे। तो वहाँ से जो एजेंडा जो बताया गया है, जो उसका वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन ने जो बताया है, जो कि एक बयान दिया है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि बोथ कंट्रीज यानी यूएस एंड पाकिस्तान विल डिस्कस कोऑपरेशन. They will discuss wide-ranging issues including ceasefire violation along the line of control and the working boundary between India and Pakistan. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान एफर्ट फॉर पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन अफ़गानिस्तान, और एक और जो चीज़ बयान की गई है इस स्टेटमेंट में, वो ये है कि रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन and steps to counter the presence of ISIS in the region. लेकिन इसके साथ ही जो एक अमेरिका में जो एक चीज़ आजकल बहुत बात इस पे की जा रही है, वो ये है कि शायद इस दफ़ा पाकिस्तान और अमेरिका जो सिविल न्यूक्लियर जो कि एक उसकी जो डील है, सिविल न्यूक्लियर डील पर भी बात करेंगे और पॉसिबली उस पर साइन भी करेंगे। अभी थोड़े ही दिन पहले टोबी डेल्टन जो कि कार्नेगी एंडोमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने, और माइकल क्रिपॉन जो कि स्टिम्सन सेंटर से जिनका ताल्लुक़ है, उनका एक आर्टिकल आया था कार्नेगी एंडोमेंट के जर्नल के अंदर, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का तज़किरा किया था। इसके अलावा रिसेंटली जो कि बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं अमेरिका में, डेविड इग्नेशियस, उनका भी एक आर्टिकल इसी हिसाब से आया था। और फिर इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जो कि राजा मोहन साहब का लिखा हुआ था। इसमें इन्होंने कुछ इस तरह से बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान जो है वो क्या कुछ कर सकता है इस इशू में। कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो एग्री कर गया है इस चीज़ के ऊपर कि वो अपनी जो रेंजेस हैं मिसाइल की, उनको लिमिट कर देगा, और दूसरा ये कि आगे उसको जो उनका जो आर्सेनल है उसे वहाँ पे लिमिट करेगा, जहाँ के ऊपर बेसिकली ये हमारे जो जिसमें जिससे जो कि सिर्फ ज़रूरत होगी इस पाकिस्तान के डिटरेंस के लिए, उससे आगे वो अपने आर्सेनल्स को नहीं बढ़ाएगा। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। फिर जो NA-122 के बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, अब वो उसका रिज़ल्ट हमारे यहाँ कल सुबह को पता चल चुका होगा। अब तो वहाँ पाकिस्तान में सुबह हो रही होगी और लोग तैयारी कर रहे होंगे, 7:30 बजे से शायद पोलिंग शुरू है, तो उसके ऊपर हमारी बात होगी। फिर आप देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो कुछ आजकल हो रहा है उनके दरमियान, कभी वहाँ के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट हो जाती है, कभी इवन वर्किंग बाउंड्री हॉट हो जाती है, और फिर इल्ज़ामात की एक बूछाड़ होती है एक दूसरे पे। फिर इंडिया जो है वहाँ के ऊपर अभी ग़ुलाम अली साहब का कॉन्सर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। वो शिवसेना जो है, अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं वो IPL में आएंगे तो हम उनके ऊपर अटैक्स करेंगे। फिर अभी आप देखिए ये जो सोना साहब, राजा सिंह और सोम साहब और राजा सिंह, और इन्होंने स्टेटमेंट दिया जो एलिजेड बीफ खाने के ऊपर हुआ था। तो इससे जो है ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के। फिर आज ही या कल की बात है कि जो कि
विश्व हिंदू परिषद के जो सरबराह हैं जनाब प्रवीण तोगड़िया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये फरमाया है कि जो कि मुसलमान हैं हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि वो गुजरात के फसाद तो शायद उन्होंने भुला दिए हों, लेकिन मुजफ्फरनगर के वो ना भुलाएं। मुजफ्फरनगर के जो फसादात हैं वो उसकी तरफ अक्सर में उनका इशारा था, जो कि 2013 में वहाँ के ऊपर फसाद हुए थे, जिसमें 42 मुसलमान और 20 हिंदू हलाक हुए थे। इसके अलावा 93 के करीब इंजरीज हुई थी, 50,000 लोग बेघर हुए थे। तो अब ये जो है सारा जो रेटरिक है ये हॉट किया जा रहा है और इसी तरह से चल रहा है। तो अब देखते हैं ये आगे चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे मुमताज़ कादरी साहब की। मुमताज़ कादरी के जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सज़ा थी और उनका जो इशू था उसे अपहोल्ड किया है। उसके अलावा हम कुछ बात करेंगे अंकारा की बॉम्बिंग के ऊपर भी, अगर टाइम परमिट किया तो। रियाज साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप ये ज़रा हमें समझाइए कि ये जो है क्या हो रहा है, और जो नवाज शरीफ साहब की जो विज़िट है ये कहाँ जाएगी, किस तरह से जाएगी, और इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या बातें होंगी? रियाज साहब, पहली बात तो है कि जब कोई मेजर टॉपिक हो डिस्कशन का इंटरनेशनल समिट्स में, तो अमेरिका में ये मैंने पैटर्न देखा है कि पहले तो कुछ यहाँ के थिंक टैंक्स जो हैं उसके ऊपर अपने पेपर्स वगैरह पब्लिश करते हैं, और मेरे ख्याल में दे आर इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट, इंटरनल अंदर से वो उनको पुश करते हैं कि भाई इस तरह की बात करनी है, तुम ज़रा लिखो इस। तो इसका एक मकसद ये होता है फीलर्स भेजना बाहर और देखना रिएक्शन वगैरह गेस करना कि दूसरे साइड का क्या रिएक्शन होता है, पब्लिक रिएक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद मीडिया में ख़बरें छापी जाती हैं। तो ये पैटर्न इस वक्त देखा जा रहा है अमेरिका के मीडिया में और यहाँ के थिंक टैंक्स में, पाकिस्तान यूएस न्यूक्लियर सिविल डील के सिलसिले में। ये मामला बहुत अरसे से चल रहा है। अच्छा। जब से इंडिया यूएस सिविल डील साइन हुई थी, तो पाकिस्तान ने जब भी पुश किया था कि हमें आप इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हमें भी वही अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट की, ताकि हम लोग जो हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। और इसराइल भी चाहता है इस तरह की सिविल न्यूक्लियर डील। तो बहरहाल उसके नतीजे में अब ये कुछ हो रहा है, मूवमेंट है। लेकिन ये है कि अब आपको मालूम है कि बहुत अरसे इन्होंने पहले तो पाकिस्तान को काफ़ी डराया धमकाया। अच्छा। और उसके बाद फिर उनको सैंक्शन लगाए पाकिस्तान के ऊपर, फिर जनाब उनको कुछ रिश्वत देने की कोशिश की। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वेपन्स प्रोग्राम, उसको अबैंडन नहीं किया। और इस सिलसिले में एक विकीलीक्स की एक रिपोर्ट थी, लीक केबल, जब पाकिस्तान में एम्बेसडर थी यूएस की एन पैरिस, उन्होंने कहा था कि ये ऐसा है कि अगर कोई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये समझता है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के वो कोई चीज़ उसकी नेशनल सिक्योरिटी की इशू है, तो उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे आप उनको कुछ भी दे लें, कितना ही प्रेशर डाल लें, कितना ही पैसा दे दें, दे डोंट एग्री टू दैट। तो बेसिकली वो अब अमेरिका ने एक्नॉलेज कर लिया है, रिकग्नाइज कर लिया कि ये रियलिटी है, और ये जो है अब इसको रोल बैक नहीं किया जा सकता इस प्रोग्राम को। तो अब क्या करें, किस तरह इसको लिमिट करें? तो उसमें कई चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये जो कम से कम जो पेपर्स वगैरह से लग रहा है। हाँ। एक तो ये है कि लिमिट करे पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को। अच्छा। मेरे ख्याल में उनको ख़तरा ये है कि भाई कहीं इजराइल और यूरोप और अमेरिका को थ्रेटन ना करे, क्योंकि ये बढ़ाते चले जा रहे हैं अपनी मिसाइल्स की रेंज। नहीं, लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप साउथ इंडिया को उसमें लाएंगे तो फिर वो तो मिडिल ईस्ट में भी जा सकता है। हाँ, तो वही है। तो तकरीबन ऑलरेडी यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो 3000 किलोमीटर्स इस वक्त जो पाकिस्तान की रेंज है सो फार। दैट्स करेक्ट, सही बात। और जाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आप एक के बाद दूसरा स्टेज ऐड करें, दूसरे के बाद तीसरा, तो आप उसकी रेंज को बढ़ाते चले जाते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मजीद इस पे आगे ना बढ़े। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि वो चाहते हैं कि इस वक्त जो एक फिसल मिसाइल कट ऑफ ट्रीटी है जो अमेरिका जिसको पुश करना चाह रहा है, उसमें पाकिस्तान से बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान कहता नहीं, हम इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। अच्छा। होल्डिंग अ प्रोग्रेस ऑन दैट। तो वो चाहते हैं कि उसमें पाकिस्तान जो है शामिल हो, बातचीत करे। तीसरा जो है वो CTBT है, यू नो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, वो चाहते हैं पाकिस्तान से कि वो भी साइन करे। तो पाकिस्तान को साइन करने की ज़रूरत तो नहीं है उसकी, अगर ये मिलती भी है
इंडिया ने तो नहीं किया ना। नहीं तो वही होगा फिर। अब ये निगोशिएशन तो इसी तरह होती है ना कि जो आमतौर पर होता ये है कि जो इनके थिंक टैंक्स हैं वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले आउट करते हैं, all the goodies that the United States government wants. अच्छा। फिर उसके बाद जाहिर उस पर नेगोशिएशन होती है, they have to back off on that। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं कह रही ये सब। अच्छा। ये सब थिंक टैंक से ये रिलीज किया जा रहा है ताकि देखें भाई इसका रिएक्शन क्या होता है, क्या करने के लिए तैयार है, क्या। तो अब देखें क्या होता है इसमें। तो ये बताइए रियाज साहब के जो 48 कंट्री NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसका क्या एटीट्यूड होगा अगर यूएस उससे कहेगा कि यार आप पाकिस्तान। हाँ, तो अब उसमें ये है कि इंडिया भी अभी तक मेंबर नहीं बना है उसका। अच्छा। उसकी मेंबरशिप इज कमिंग अप फॉर अ वोट। अच्छा। तो एक वो भी इशू है कि चाइना ये डिमांड कर रहा है कि आप पाकिस्तान को भी इसका मेंबर बनाएं वरना हम इंडिया की मेंबरशिप वीटो करेंगे। तो उसमें यह है कि ये वीटो का जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो नए मेंबर्स की मेंबरशिप को वीटो कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा खतरा ये अगर इंडिया पहले मेंबर बन गया और पाकिस्तान नहीं बना तो फिर इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप को अच्छा वीटो कर सकता है। सही बात। तो ये मामला इससे पहले कि यहाँ तक नौबत पहुंचे, चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा मामला हो जाए कि पाकिस्तान के साथ भी डील हो जाए और इंडिया के साथ तो ऑलरेडी हो गई है, ताकि दोनों इसके मेंबर बन सकें एक साथ, बजाय इसके कि जनाब एक के बाद दूसरा, क्योंकि एक को पहले बना लिया और तो दूसरे को वीटो कर देगा वो। सही बात है। तो इसराइल कहाँ खड़ा है इस सारी चीज? इसराइल तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, कहा यह जा रहा था कि इसराइल जो था वो एक ज़माने में पाकिस्तान के साथ ग्रुपिंग करना चाह रहा था इस इशू के ऊपर कि पाकिस्तान और इसराइल दोनों में। देखें ना, इसराइल को पहले तो एक्नॉलेज करना होगा कि उसके पास है ये। इसराइल तो एक्नॉलेज करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ नहीं, दैट्स ट्रू। नहीं, लेकिन ये जो है ना कि वो ये तो नहीं है ना कि भाई वो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए तो नहीं है ना, वो तो ये है कि भाई आपको सप्लाई कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर पूरी बात करनी होगी ना। ये तो नहीं कि जनाब आप आधी बात करेंगे यार ठीक है ये सब कुछ भूल जाओ और ऐसा करो कि हमें बस ये तुम एक्सेस दे दो। भाई जब ये इंडिया पाकिस्तान से ये बात हो रही है कि भाई तुम्हारे पास जो बम है वो उनको कंट्रोल करो, कंटेन करो उसकी ग्रोथ को, तो जाहिर है इसराइल से जब बात होगी तो उससे भी ये बात होना चाहिए। तो उसके लिए कदम ये है कि इसराइल ये एक्नॉलेज करेंगे उसके पास है। सही बात। अच्छा चलिए, तो अली अब आप जरा सा कुछ बताइए और आप एक सवाल का जवाब भी दीजिए इसके साथ। सवाल आपसे ये है सर कि जब ये सब कुछ सपोज कीजिए कि ये हो जाता है और पाकिस्तान को भी मिल जाता है और इंडिया को तो मिल ही गया है, तो अब इंडिया और पाकिस्तान फिर उसके ऊपर जो उनका जो कानून है उसके ऊपर पूरी तरह चलेंगे या फिर खुला खाता होगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे सीक्रेटली, असल में वो बेचा जाएगा और उससे मुबादला कमाया जाएगा। तो आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? हम तो नहीं हुआ वहाँ पर ये इसराइल में, तो जब तक वो ना हो तब तक ये आप नहीं कह सकते कि इसके पास वाकई ये जो है सलाहियत है कि वो कहना चाहिए एटमी सलाहियत आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, उसमें फिर मैं एक और चीज़ ये देखता हूँ जिसके मुताबिक बात नहीं हुई कि अभी जो पाकिस्तान की और अमेरिका की बात होने जा रही है इस न्यूक्लियर के ऊपर, उसमें सारा मसला ये है क्योंकि इस किस्म की बात जो है वो भारत के साथ हुई, तो आप जो है भारत से बराबरी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका भारत को देखता है इसी तरीके से अमेरिका जो है वो आपको भी देखे, पाकिस्तान को भी देखे। उसमें जो कबाहत जो है वो ये है कि आप एक ऐसे खित्ते में हैं जहाँ पर वो जाके खित्ता ख़त्म होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं और कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उसमें जो है वो, तो अगर भारत के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो दुनिया को भारत के ऊपर ज़्यादा एतमाद है कि ये महफूज जगह के ऊपर हैं उसके मुकाबले में जिसमें कि पाकिस्तान के पास जो है वो न्यूक्लियर हथियार। दुनिया का मतलब है कि वेस्ट, हाँ जो है मतलब है वेस्ट का मतलब बेसिकली तो बुनियादी तौर के ऊपर हर वक्त यही इनको फिक्र है और तो किसी को नहीं है। और इसराइल को भी वो इसराइल तो इनका इट्स अ पार्ट ऑफ द वेस्ट। इसराइल इज ऑलमोस्ट वेस्ट। ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल में सिर्फ वेस्ट को बल्कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको हैरत अंगेज तौर के ऊपर जो है इन धमाकों के बाद मैंने जो है वो अपनी आंखों से ब्राज़ील में इस टाइप की चीज़ें देखी जहाँ पर इस किस्म की वहाँ पर ये मुजाहरे हो रहे, मतलब वहाँ पर ये बातें हो रही थी कि भाई ये क्या है ऐसा कि आपके पास खाने पीने को ना हो, आप जो है वो हथियार बनाएं इस किस्म के।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना वो वेस्ट के अंदर ये परवाह है, ये परवाह जो है अरे भाई लिबरल फ्रिंज हर जगह है, वो खड़ा होता है एंटी न्यूक्लियर लॉबी हर जगह, लेकिन एज अ गवर्नमेंट ओनली द वेस्टर्न गवर्नमेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट इट। दैट्स ट्रू। चुनांचे जो है वो लाख आपकी ये ख्वाहिश हो और जाहिर बात है कि इसके अंदर बिल्कुल उस टाइप की बातें होंगी जिस तरह के भारत के साथ हुई कि भाई एनर्जी नीड्स आपके जो है वो होने हैं। उसके बावजूद जो है पीछे जहनों में ये खदशा रहेगा कि पाकिस्तान के पास अगर आप एक अच्छी एटमी सलाहियत देंगे, सबसे पहले ये कि वो सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी कि उससे जो है बिजली बने, उससे यकीनन जो है वो हथियार भी बन सकेंगे, और फिर आगे जाके किसी मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान के अंदर किसी वजह से एक सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो उसमें क्या इम्कान होगा कि वो चीज़ें जो है महफूज रहें हथियार। तो असल में वैसे एक बात मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा कोई फिक्र नहीं है इसकी इस वक्त, इसलिए किसकी फिक्र नहीं है कि इसका ये एग्रीमेंट साइन हो। अच्छा पाकिस्तान के साथ, दे आर नॉट डेस्परेट फॉर इट, इसलिए कि चीन ऑलरेडी पाकिस्तान को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है, और इन्होंने जो ऑब्जेक्शंस किए हैं अमेरिका ने, चाइना हैज कंप्लीटली रिजेक्टेड दोज ऑब्जेक्शंस। अच्छा। और कई न्यूक्लियर प्लांट जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में इंस्टॉल करने की बात हो रही है। तो ऐसा कोई डेस्परेशन नहीं है कि पाकिस्तान कोई भी कंडीशन लगा दें और उसको वो मान जाए। इट विल बी a negotiation just like it was a negotiation with India or with Iran or with any other। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि अगले टॉपिक की तरफ आना है, लेकिन मैं थोड़ी सी और बात आप लोगों से करना चाहूँगा। अब आप ये देखिए कि मैं रियाज साहब आपसे मैं पहले पूछना चाहूँगा कि ये जो न्यूक्लियर जो ख़रीद रहा है, इंडिया ख़रीद रहा है, पाकिस्तान ले रहा है चाइना से, इसकी जो इंश्योरेंस का इशू है, और कहते हैं कि बहुत ही कम उन्होंने रखा हुआ है, बहुत ही थोड़ा अमाउंट है कि अगर कोई डिज़ास्टर होगा तो इतना कॉम्पनसेशन देनी होगी जो कंट्री है उसको, आपको। तो ये कैसे होगा कि वे इसमें तो मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा डिज़ास्टर हो गया तो उसका तो बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हर तरफ से। जापान में हुआ था, चेरनोबिल में हुआ था, वो सब तो हमने देखा ही। तो इसे आप कैसे कहेंगे कि कितना, कि ये कहा जा रहा है कि 200 मिलियन के करीब, ऐसे कुछ ज़्यादा, लेकिन बहुत ही कम उसके ऊपर जो उन्होंने वो रखा हुआ है सारा जो कॉम्पनसेशन है, तो उसके ऊपर आप ज़रा अपना कमेंट दीजिए। नहीं, आपके पास और रिसोर्सेज क्या हैं इसकी एनर्जी की? भाई पाकिस्तान इज नॉट एन एनर्जी रिच कंट्री। आपके पास कोयला है, और कोयला जो उसमें और इश्यूज है। कोयला में तो फिर वो पोल्यूशन का है, ठीक है। उसके अलावा आप तेल यूज करें या गैस यूज करें, पानी, हाइड्रो पावर यूज करें। हाइड्रो पावर में जाहिर कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये है कि जब तक, और मसला ये होता है ना कि हाइड्रो पावर का वो हमेशा अवेलेबल नहीं होती, वो भी सीजनल होती है। इसी तरह जो विंड और सोलर है ये भी हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है। तो यू नीड समथिंग ताकि आप एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने की कैपेसिटी, ताकि अगर आप कोई दूसरी सोर्सेस ना मिल रही हो तो फिर आपको जनरेट। और न्यूक्लियर पावर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आप देखें कितने सारे मुल्क दुनिया में ऐसे हैं। फ्रांस में तो सुना तकरीबन 70% ऑफ द पावर जनरेटेड बाय न्यूक्लियर। इवन जापान, in spite of that problem that they had, they are restarting their nuclear reactors, इसलिए कि they don't have a choice। यानी अगर आपको इतना डर है न्यूक्लियर पावर का कि आप जनाब अपनी पूरी इंडस्ट्री को क्रिपल करना चाहते हैं, तो ठीक है, करें आप। सही बात है भाई, हर चीज के ट्रेड ऑफ्स होते हैं ना। सही बात है। आप उसके लिए बजाय क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे तो दैट इज द फंडामेंटल इशू। नहीं, मगर मैं जो है ना मुझे उससे थोड़ा सा ये इख्तिलाफ ये है कि भाई ये जो आप जिन मुल्कों की जो है मिसालें दे रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो जापान हो, उन्होंने पहले जो है ये बना लिए अपने इस किस्म के न्यूक्लियर जो है प्लांट्स। ये उसके बाद जो है वो उसके हिसाब से उनकी जो बाकी इंडस्ट्री है उसके ऊपर उसका इन्हिसार है। चुनांचे आप कैसे करें आपके उसके निसार को बंद कर दें उसको? हाँ, तो वही है ना। तो कौन बंद कर रहा है? जापान चाहता है जो है वो शिफ्ट करना उसको। नो, जापान ने बंद किए थे कुछ अरसे के लिए, and they've restarted again, they restarted everything। मगर जो है बताइए क्या जापान में नए बन रहे हैं क्या? बिल्कुल बन रहे हैं जापान में नहीं, वैसे अमेरिका में तो नहीं बन रहे नए। अमेरिका की बात दूसरी है। अमेरिका जो है ना वो बहुत बड़ा एनर्जी रिच मुल्क है। इनकी जो ज़रूरियात हैं वो दूसरों से कंपेरेबल नहीं है। इनके पास तो और बहुत सारी सोर्सेज हैं एनर्जी की। हाइड्रो बहुत है यहाँ पर, तो कितना पानी कितना है यहाँ पर इनके पास।
तो वो सब चीजें आप देखें, हर मुल्क जो है ना एक जैसा नहीं होता है। जो फ्रांस है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो यूज कर रहा है, जापान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है एनर्जी तो वो यूज कर रहा है। तो ऐसे मुल्क जहां पर जरूरत है और जो एनर्जी डिफिशिएंट है वो तो यूज करेंगे इसको, और उसमें रिस्क है, देयर इज नो क्वेश्चन। कुछ भी आप यूज करें, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें, उसमें रिस्क है, इसमें भी रिस्क है। नहीं तो फिर इशू तो फिर यही आ जाता है ना अली, नहीं रिस्क जो है सिर्फ वो नहीं है टेक्नोलॉजी, जब यानी कि उस ये काम हो रहा हो प्लांट के अंदर, ये सिर्फ रिस्क नहीं है, रिस्क उसके बाद का न्यूक्लियर वेस्ट का जो है वो रिस्क है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि जो न्यूक्लियर वेस्ट को फौरन चंद यानी कि हफ्तों के अंदर जो है न्यूट्रलाइज करके और आप दोबारा से उसको जहाँ से आपने निकाला था आप उसको जो है मट्टी में आप मिला दें, तो मेरे ख्याल में जो है दुनिया जो है उसके लिए मगर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तो ये हो रहा है कि बंद हम बहुत अच्छा जो है बंद कर सकते हैं, हम उसको बिल्कुल ऐसा बंद करेंगे कि कुछ भी जो है उसमें से लीकेज नहीं होगी, और वो जो है जो भी उसकी हाफ लाइफ साइकिल है और जो भी है वो अपना करके जब तक कि वो बिल्कुल नीचे नहीं हो जाता डिसइंटीग्रेट, उसको हम बंद रखेंगे। न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉब्लम है, लेकिन इट इज नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। हां नहीं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में फिर ये चीज और एग्रीवेट हो पाकिस्तान में आज तक इस लेवल का डिजास्टर नहीं हुआ है जितना इंडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा अगर आप देखें इंडस्ट्रियल डिजास्टर अब भी तारीख में दुनिया की, वो इंडिया में हुआ है, जहां सबसे ज्यादा लोग मारे गए भोपाल में। इतने लोग कहीं नहीं मारे गए किसी डिजास्टर में, और उनके लिए जायज है लेकिन हमारे लिए जायज नहीं। किस तरह का? मगर वो न्यूक्लियर नहीं था ना, वो तो केमिकल न्यूक्लियर नहीं था, लेकिन भाई लोग तो मरे ना, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे। नहीं, दैट्स ट्रू, इट वाज अ मेजर, इट्स स्टिल द बिगेस्ट डिजास्टर in the industrial history of the world. नहीं, that's true, वो तो मैं तो सर ये बात समझता हूँ मिसबा के हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान में अमूमन जो चीज़ वो चलाना चाहती है उसके अंदर जो है ख़राबी होती है। अगर यही जो है न्यूक्लियर प्लांट जो है कोई प्राइवेट ग्रुप जो है चलाए जिसके ऊपर के बहरहाल फोरसाइट हो जो है उसकी, तो फोरसाइट कौन करेगा? हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि कोई इंटरनेशनली फोरसाइट हो और जो है वो अपने, तो वो जो है ज्यादा मुझे नेशनल तो है इसमें मेरा जो उसके ऊपर एतमाद जो है ना, हाँ आईएईए का तो होता है। सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो चाइना इस वक्त दे रहा है, जो वेस्टिंग हाउस का जो सबसे नया रिएक्टर है, बेसिकली वेस्टिंग हाउस का डिजाइन है ये, अच्छा, जो चाइना बिल्ड कर रहा है। अच्छा, तो इट इज द लेटेस्ट डिजाइन। इसमें जो है ना, इट इज मच मोर safe compared to what was in in Japan or what was at Chernobyl or even the existing plants in the United States, much safer than that. तो NA-122 बाई इलेक्शंस, अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर अली? हाँ जो है वो जैसे आपने कहा कि जो है अभी जब शुरू होगी पोलिंग और उसके बाद जो है कुछ वक्त लगेगा उसके रिजल्ट आने में, मगर असल बात ये है कि इससे जो है वो क्या साबित होगा, इसमें जो है वो एक तरीके से इमरान खान का ज़्यादा स्टेक जो है वो ज़्यादा है इसके अंदर, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है नवाज शरीफ के मुकाबले में, मेरा ये ख्याल है। और उसकी वजह जो है वो ये है कि अगर वो इनका कैंडिडेट पीटीआई का जो है वो हारता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक रुसवाई की जो है बात होगी। अगर वो जीतता भी है तो ये जो है लोग कह सकेंगे कि हमारे यहाँ एक हवा चल रही है कि जो भी लोग मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो उस जगह का मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लोग मुतनफ़िर हो जाते हैं जो भी आदमी बैठा होता है उसकी तरफ से। चुनांचे वो कोई ऐसी खास बात नहीं होगी, मतलब जो इनकम्बेंसी फैक्टर, हाँ वो जो है अगर आ रहे, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें ज़्यादा नुकसान का एहतमाल तहरीक इंसाफ को है बमुकाबला। हाँ नहीं वो तो सही है, लेकिन जो एनालिस्ट कह रहे हैं वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चाहे कि हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इस इलेक्शन में जीतेगा कौन हारेगा कौन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है ये पता करना कि इमरान खान साहब के पीछे क्या कोई और अंपायर खड़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि इसके इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है। अगर तो ये जीतते हैं तो ये कहेंगे कि भाई हम तो जीत गए इलेक्शन और हमने साबित कर दिया कि सब धांधली हुई थी, अब नवाज शरीफ साहब फ़ौरन इस्तीफ़ा दें वरना हम इस्तीफ़े दे रहे हैं और हम तो नहीं चलने देंगे कोई बात को। अगर हार गए तो वो कह देंगे कि धांधली हुई है। वो तो आज इन्होंने एक तरह से नजम सेठी साहब के शो में यही हुआ एग्जैक्टली कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए कि आप, नजम सेठी साहब ने पूछा चौधरी सरवर साहब से,
उनसे उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये बताइए कि क्या होगा, आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। उन्होंने बड़ा इधर उधर बातें करनी शुरू कर दी, फिर कहने लगे कि देखिए प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और ये। खैर जब नजम सेठी साहब ने ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उन्होंने आखिर में कह भी दिया कि हाँ भाई ठीक है, हम तो मान लेंगे जो भी होगा। तो आप बताइए क्या क्या होने जा रहा है, कि मतलब कैसे इसके जो रिजल्ट आएगा उसका क्या नतीजा होगा? अरे असल में बहुत हाई स्टेक्स हैं इस इलेक्शन में दोनों के जिसको कहते हैं ना तख्ते लाहौर के लिए इस वक्त जंग हो रही है। ये दोनों का शहर है लाहौर। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो पूरी जो पावर बेस है वो लाहौर है बेसिकली। इसी तरह जो इमरान खान साहब हैं इनका अपना घर उस हलके में है। That's true. यानी 122 में जमान पार्क जहाँ ये हमेशा से रहते आए हैं उनका घर है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इनमें से दोनों जो हैं कोई भी जाहिर है अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उनका कैंडिडेट ना हारे। तो ये है बड़ी प्रेस्टीज की बात यानी इनके लिए। अच्छा। इसमें जो है ना बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा, लॉस ऑफ प्रेस्टीज होगी जो भी इसमें हारेगा। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट इतना ज्यादा इसका मेरे ख्याल में इम्पैक्ट नहीं होगा ईदर वे। ना तो हुकूमत खत्म होगी ना। लेकिन ये है कि ब्रैगिंग राइट्स मिल जाएंगे जो भी जीतेगा इसको, और फिर उस ब्रैगिंग राइट्स को वो इस्तेमाल कर सकता है अपने आप को फ्यूचर इलेक्शंस में। यू नो नेक्स्ट जो इलेक्शन जो भी आएगा जनरल इलेक्शन, अब इनको कितने 2 साल तो हो गए ना इन्हें? जी 2 साल हो गए, तकरीबन मिड पॉइंट हो गया इस वक्त। पॉइंट तो हो ही गया वैसे भी। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं कि जो अटैक इमरान खान साहब कर रहे हैं वो एयाज सादिक साहब पे नहीं कर रहे, नवाज शरीफ पे कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि मुल्क का वर्स्ट करप्ट पॉलिटिशियन, वही जो हम लोग सुनते थे। तो वो तो यहाँ भी होता है जो आप देखते हैं ना कि किसके अब यहाँ बहुत से लोग जो हैं अब ये मिड टर्म में इलेक्शन में अमेरिका में कांग्रेस के जो रिपब्लिकन कैंडिडेट थे वो रनिंग अगेंस्ट ओबामा, उसको खूब गालियां देते थे, अपने ऑपोजिट कैंडिडेट कुछ नहीं कहते थे, कहते तो ओबामा के खिलाफ इलेक्शन हो रहा है। तो वो तो होता है। हाँ सही बात है। दैट इज नॉट अ सरप्राइज। ताज्जुब की बात ये है कि जो परवेज रशीद साहब जैसा आदमी जो कि थोड़ी इक्विनिमिटी है उनमें, उन्होंने जनाब उनको यहूदियों का एजेंट और इंडिया का एजेंट और हिंदुओं का एजेंट और यानी इस तरह के हमखाना बकवास, ये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बहुत डिसअपॉइंटिंग था बिल्कुल बहुत लोगों के लिए। तो वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक कि जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो अली एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि जो इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने विकीपीडिया में पढ़ा है, जो कि हम सबको पता है वो तो एडिटेबल होता है। उन्होंने विकीपीडिया में ये पढ़ा है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के तीसरे रईस आदमी। अच्छा, वसतुल्लाह खान साहब फरमाने लगे कि भाई मैंने तो ढूंढा, मुझे तो नहीं मिला कहीं, लेकिन खैर मैंने ढूंढा तो मुझे तो मिल तो गया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी विकीपीडिया में उन्होंने ये लिखा है कि 2005 की डेली पाकिस्तान जो न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 4थे नंबर के रईस तरीन शख्स हैं पाकिस्तान में। तो चलिए 2005 से 2015 आ गया है, इमरान खान साहब ने इन्फ्लेशन रेट लगाकर उनको तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया है। तो बताइए क्या इसके ऊपर आप कहेंगे? इलेक्शन में हारे जीते कोई इसका कुछ इतना गम नहीं है। असल जिसका जो है इम्कान है वो है एक कत्ल व गारत गरी और जो है बलवे का। अच्छा। ये जो है ये एक खबर ये है कि इस किस्म का जो है कोई इम्कान काफ़ी जो है बढ़ गया है। तो काश के वो चीज़ जो है ना हो, और वो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बुनियादी तौर पे इमरान खान के फ़ायदे में वो चीज़ जाएगी। हाँ, तो इसलिए जो है बस ये ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो। तो रियाज साहब आप कैसे जब ख़त्म करें इस टॉपिक को, आपका कोई कमेंट? नहीं, मेरे ख्याल में तो आई थिंक वी हैव सेड एवरीथिंग वी नीडेड। तो आते हैं हम लोग फिर अगले टॉपिक के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान की टाइज के ऊपर, कि वहाँ के ऊपर जो हालात हो रहे हैं हम तो सब देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं सब, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। तो प्रोग्राम के शुरू में मैंने जो परवीन तोगड़िया साहब के स्टेटमेंट की बात की थी, उसके ऊपर इंडिया का जो मीडिया था वो बड़ा वायलेंट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी उसे कॉन्डेम किया और किसी तरफ से भी मैंने नहीं सुना कि किसी ने भी उसको सपोर्ट किया हो।
लेकिन अब ये भी है कि जो प्रवीण तोगड़िया हैं वो तो बड़े कंट्रोवर्शियल आदमी हैं, वो तो और भी बहुत कुछ कह चुके हैं। वो तो ये भी कह चुके हैं कि जो हमने न्यूक्लियर बम बनाए हैं, एक इस्लामाबाद के लिए है, एक लाहौर के लिए, एक कराची के लिए, किस्म की बातें तो वो करते हैं। तो बहुत ही राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट आदमी हैं। तो चलिए बात करते हैं ज़रा अपने पैनलिस्ट से कि ये इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, तो क्या कहेंगे आप रियाज साहब? नहीं, बहुत ख़तरात हैं इंडिया के लिए, ख़ुद बहुत सारे ख़तरात हैं, और दूसरे इंडिया पाकिस्तान के लिए भी बहुत सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं ये जो हो रहा है आजकल। एक जो चीज़ थी इंडिया पाकिस्तान में, असल में जो नॉर्दर्न इंडिया है और पाकिस्तान, उनके काफ़ी कल्चरल सिमिलरिटीज़ और कल्चरल टाइज रही हैं। वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, फैशन हो, ये एक दूसरे की विजिट्स होती रही हैं। सही बात है। और उसमें कभी कोई इवन व्हेन द ऑफिशियल टाइज वर नॉट वेरी गुड, दे कंटिन्यूड टू मेंटेन दीज कल्चरल टाइज, एक दूसरे के से जाके विजिट करना, मिलना जुलना। तो वो अब थ्रेटन्ड है, और इस कदर पॉइजन, जहर उगला जा रहा है इंडिया में इसके बारे में। मसलन जो एक अभिजीत भट्टाचार्य, एक वहाँ का सिंगर है, उसने ट्वीट किया कि गुलाम अली के बारे में कि वी डोंट वांट ए डेंगी आर्टिस्ट फ्रॉम अ टेररिस्ट कंट्री। हाँ, सही बात है। तो अब ये जो इतने सालों से इंडियन मीडिया की कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की और बेइंतहा उसको बदनाम डिमोनाइज करने की, उसका असर हो रहा है लोगों के ऊपर। नहीं, वो तो और उसके नतीजे में उसके नतीजे बड़े। तो आई थिंक इंडियन मीडिया नीड्स टू बैक ऑफ एंड थिंक अबाउट इट कि क्या बकवास कर रहे हैं लोग, क्या इनको इस तरह की बातें करने चाहिए? मगर वो क्यों कर रहे हैं? आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? भाई, वो तो आपको मालूम है ना कि दुश्मनी है। जो इंडियन मीडिया को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं पाकिस्तान के मामले में, उनका प्रेस एडवाइस डिपार्टमेंट है एक बाकायदा, जो कि मीडिया से कहता है कि भाई ये लिखो और ये लिखो, और एकदम चेंज भी हो जाता है वो। मसलन इस कदर मुशर्रफ को गालियाँ दे रहे थे जब ये विजिट से पहले, जब ये आगरा की विजिट हुई, कि जनाब डिक्टेटर है और ये जालिम है, इसने ऐसा किया, ये टेररिस्ट है। और फिर जनाब मेरे ख्याल में इंडियन जब विजिट करने वाले थे तो उसके 2-4 दिन 6 दिन बाद इंडियन मीडिया में एकदम कवरेज चेंज हो गया मुशर्रफ का कि भाई प्रेसिडेंट मुशर्रफ आ रहे हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस। और ये क्योंकि वहाँ से एडवाइस आई होगी ऊपर से कि यार देखो टोन दिस डाउन। फिर जनाब जब आगरा समिट फेल हो गए तो फिर दोबारा उन्होंने वही जहर उगलना। तो देख, you can see it actually, these ups and downs, and you can see कि somebody is pulling their string, somebody is telling to do। और ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये जो इंडिया में रहे हैं लोग बहुत से न्यूट्रल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जानते हैं, उनका ये कहना है कि इंडियन मीडिया जो है वो इट रियली गोज ओवरबोर्ड ऑन दीज थिंग्स। बस पाकिस्तान के साथ नहीं, नेपाल के साथ जनाब उसको जलील करना शुरू किया, उसके खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। कुछ दिन श्रीलंका के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे लोग। तो इनका ये है कि ये मीडिया को, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इट यूजेस इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स पॉलिसी। सही बात है। अली, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे जो है वो इससे इख्तलाफ है, और मेरा ये ख्याल है कि जो है वो यकीनन हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो कम से कम पाकिस्तान की मीडिया से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है वो आज़ाद है, और उसके अंदर जो है बाज़ ऐसी अखबार हैं जो पहले से जो है वो एक लिबरल अखबार हैं, तो वो लिबरल ही जो है वो रहते हैं, उनके अंदर जो है चीज़ें आती हैं। जो है ज़्यादा मुकामी ज़ुबानों में जो निकलते हैं अखबार, उनमें जो है ज़्यादा इस किस्म का जो है वो जहर नज़र आता है, ये जो कि हमें जो है पाकिस्तान के अंदर भी। मैं तो इंडिया के इंग्लिश की अखबार पढ़ता हूँ, मैं तो हिंदी की नहीं पढ़ता। बताएं उसमें कितना जहर है। बताइए कि जो है हिंदू में आपने कौन सी चीज़ जो है वो देखी है? हिंदू एक एग्जाम्पल है, इट्स एन एक्सेप्शन। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें आप, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें आप, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लें आप। I mean, these are the bigger circulation Delhi's. Hindu is an exception, वो भी साउथ से निकलता है वो। It's actually comes out of southern India. मिर्ज़ा साहब, हो ये रहा है कि एक ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है जिस मजहबी मुनाफरत की दलदल में फंसा बहुत बुरी तरह, ख़ासतौर से 80 की दहाई में, उसके बाद जो है पाकिस्तान उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान जो है उस दलदल के अंदर जो है जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए, इतने बड़े मुल्क के लिए और भी जो है ख़तरनाक जो है वो बात है। दूसरी एक और बात मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब कि ये जो बुनियादी तौर पे आप जो कुछ देख रहे हैं ना, वो हमारे इस इलाके की असल हकीकत है।
मतलब जो कि आप देख रहे हैं वहाँ पर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, या जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि भाई हम अगर हिंदू हैं तो उसका क्या मतलब है, हम अगर मुसलमान हैं तो उसका क्या मतलब है। मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ें जो थी ये तारीख़ी तौर के ऊपर एक दबी हुई थी, और ये जो है बुनियादी तौर के ऊपर लोगों की बिल्कुल एक असलियत है जिसके अंदर के वो आ रहे हैं, जो कि काफ़ी छुपी रही 47 के बाद जो है बहुत अरसे तक। लेकिन ये उस इलाके की असल हकीकत है। चुनांचे इस हकीकत के बावजूद जब कभी अमन कायम होगा तो वो बहुत देर पा अमन होगा। मैं इसे भी बात कह रहा हूँ। तो आपको होप है कि अमन यहाँ पे आएगा? वो आएगा जब आप ये सारे जो है इनसे गुजर के जाएंगे, आप समझेंगे इस पूरी चीज़ को, आइडेंटिटी जो है, रिलीजियस आइडेंटिटी और रेशियल आइडेंटिटी और एथनिक आइडेंटिटी, इन सब के साथ इन सब को समझते हुए जब आप अमन कायम करेंगे तो वो एक देरपा होगा। उससे पहले जो कुछ रहा माजी में अमन, वो एक सतही सी चीज़ थी जो कि मगरबी ख्यालात के तहत थी कि ऐसा होता है। ये जो चीज़ है ना, ये बुनियादी तौर पे हमारा अपना जो जिसे कहना चाहिए बाजारी जुबान में कमीनापन जिसे कहना चाहिए वो सामने आ रहा है। इसके बाद जो है सामने आने के बाद जब हम इसके नुकसानात देखेंगे, इसके मुज़म्मरात देखेंगे, फिर हम जिस तरीके से आपस में मिल के बैठेंगे और बात करेंगे वो ज़्यादा एक बेहतर सूरत है। इसलिए में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑप-एड कल मैंने देखा, जो आतिश तासीर, जो सलमान तासीर के बेटे हैं, इंडिया में हैं वो, उनकी एक वाइफ थी पहले तलवीन सिंह, वो भी जर्नलिस्ट है। अच्छा। उनके बेटे हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऑप-एड लिखा है जिसका टाइटल है द ग्रेट एजुकेशन डिवाइड। तो उनका ये कहना है कि जो इंडिया के जो फाउंडर्स थे, जैसे नेहरू था या गांधी, ये लोग जो थे ये एक बहुत ही सेक्युलर लिबरल एजुकेशन के प्रोडक्ट थे और ज़्यादातर ये लेफ्ट लीनिंग थे ये लोग। और इंडिया में जो आमतौर पे जो प्रोडक्ट होती है, जो इंग्लिश एलीट स्कूल्स की जो प्रोडक्ट है, वो जनरली वो ज़्यादा सेक्युलर होती है और ज़्यादा वो ह्यूमनिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो, और जनरली वो थोड़े लेफ्ट लीनिंग भी होते हैं। लेकिन जो उसके बाद अब जो पैदा हुई है, बाद जो स्टेट स्कूल्स ने प्रोड्यूस किए, जो गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए, तो बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी उनकी, उनको सही तरह से रोट लर्निंग बेसिकली दी गई, उनको कोई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं है, मजहब से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है उनकी जो एजुकेशन है। तो ये लोग जो हैं ये डिफरेंट हैं मोदी जैसे, बल्कि मोदी के बारे में उन्होंने लिखा है खुद कि मोदी खुद इज नॉट पर्टिकुलरली वेल एजुकेटेड। जब इनसे बात करें तो अंदाजा होता है। इनके मिनिस्टर्स जो हैं दे आर नॉट पर्टिकुलरली वेल एजुकेटेड ईदर। तो एक नई पौध जो है जिसने ये जन्म लिया है पार्टीशन के बाद, जो कि स्टेट स्कूल्स की पैदावार है, उसने टेक ओवर किया है इंडिया को, और उनके जो जहन है वो बहुत मुख्तलिफ हैं, वो बहुत ही कंजर्वेटिव राइट विंग किस्म के लोग हैं। और मैं ख्याल में देयर इज सम वैलिडिटी टू दिस आर्गुमेंट। पाकिस्तान का में भी एक्चुअली यही है। आमतौर पे जो वेस्ट में, जैसे खासतौर पे यूरोप में ऐसा हुआ कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, उसके नतीजे में लिबरल सेक्युलरिज्म और ह्यूमनिज्म में ग्रोथ हुई वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों में मैं देख रहा हूँ कि जितना तालीम आम हो रही है, बढ़ रही है, उतना ही ज़्यादा राइट की तरफ टर्न कर रहे हैं लोग, उतना ही ज़्यादा वो कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। हाँ। तो ये एक मसला है। हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रोड लर्निंग से हटा के उसको ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाना है और लोगों को एक्सपोज करना है दुनिया में और क्या हो रहा है उससे। हाँ, सही बात है। बजाय इसके कि वो अपना जो बातें, पुरानी ट्रेडिशनल बातें हैं, जैसे मोदी साहब करते हैं कि जनाब दुनिया की हर चीज़ जो है वो हिंदुओं ने इन्वेंट कर ली थी। हाँ। एंशिएंट हिंदूज ने, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे वो एटम बम हो, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स हो। तो वही थिंकिंग है कि हमारे यहाँ भी कहते हैं हमने सब कुछ कर लिया, ये तो मोरल ने तो बाद में सब सीखा है। तो इस तरह का एक मसला है हमारे यहाँ, और पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ इस तरह की बात। तो ख़वातीन और हज़रात, अली जो बात कह रहे हैं वो ठीक भी हो सकती है, मगर इस खतरा यही है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस लेवल पे पहुंचने से पहले अपने आप को पूरा तबाह बर्बाद कर लें। यूरोप ने जो भी हुआ वहाँ के ऊपर जो भी सेक्युलरिज्म की मूवमेंट्स हुई वो उसके बाद हुई, जब उन्होंने 2 बड़ी जंगें लड़ी हैं और उसमें लाखों लोगों की इंसानियत की तबाही हुई, पूरे मुल्क बर्बाद हो गए। उसके बाद उनको होश आया। तो अब हम कहीं इस लेवल पे ना पहुंच जाएं, बस खौफ तो इस चीज़ का है।
तो चलिए बात करते हैं ज़रा मुमताज़ कादरी के जो इशू के ऊपर। किसी भी महज़ब जो है मुआशरे में ये बात इतनी आगे जानी नहीं चाहिए थी। एक आदमी जो है उसने ना सिर्फ कत्ल किया है बल्कि वो उसका इकरार कर रहा है, तो बस काम जो है ख़त्म हो गया। अब आप उसको जो कानून के हिसाब से सज़ा देंगे। ये तो एक पाकिस्तान के अंदर बात इतनी आगे चली कि एक अदालत से उससे ऊपर अदालत, और अभी भी जो है वो लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह जो है अपील हो। उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक पब्लिक फोरम के ऊपर किसी ने जो है कहा कि भाई ये हो गया, तो एक साहब दिफा में आए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि साहब मुमताज़ कादरी जो है जन्नत में जाएंगे। अच्छा। तो उस पर किसी और ने लिखा कि जल्दी जाए ना, देर किस बात की है, तो आखिर ये क्यों जो है इतना जो है वो, भाई जल्दी से जाएं आप जन्नत में, आपको जो है अगर इतना शौक है तो अपील करने की क्या जरूरत है आपको? अपील तो करना। तो ये आप कैसे देख रहे हैं कि सदर साहब उन्हें जाने देंगे जन्नत में? रियाज साहब, असल में ये जो अपील्स हैं ये तो अनयूजुअल नहीं है, डेथ पेनल्टी केसेस में होती हैं, यहाँ भी होती हैं, चाहे कितना ही बेसलेस अपील हो, आर्ग्यूमेंट हो, वो कहते हैं यार देखो आप ये डेथ पेनल्टी, डेथ इज परमानेंट, तो इसको सुन लेते हैं वो, चाहे वो कैसी, और उसको बाद में फैसला जो भी पर्सनल भी होती है ना, मतलब प्रेसिडेंट की नहीं, वो प्रेसिडेंट तो बाद में आता है। ये जो प्रोसेस, अपील का प्रोसेस है जुडिशरी में, यहाँ भी सालों ही चलते हैं। अच्छा। हालांकि बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ उसने मान लिया कि हाँ भाई मैंने किया कत्ल, लेकिन ये चलता है केस फिर, तो वो तो ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन एक जो बड़ी अच्छी बात इस केस में ये हुई है, दो बल्कि बड़ी अच्छी बातें हुई। एक तो ये कि साफ साफ जस्टिस खोसा ने ये कहा कि एक कानून जो है ब्लास्फेमी के कानून को क्रिटिसाइज करना, उसमें डिफेक्ट्स बताना, ये कोई ब्लास्फेमी नहीं है, ये उसूल स्टैब्लिश कर दिया। वरना तो इन्होंने जो इस कानून का डिस्कशन जो इसके ऊपर तमाम डिबेट जो है उसको चिल किया हुआ था कि इस पर बात भी करोगे तो ये ब्लास्फेमी हो जाएगी, तो ये गलत बात है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी उन्होंने बात ये की कि जनाब ये जो इनसे नीचे जो जज थे, जो इस्लामाबाद शौकत अजीज साहब, जो कि बड़े प्रो बेसिकली सिंपैथेटिक है, जमात इस्लामी के आदमी हैं, वो जमात इस्लामी तो सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो तो सपोर्ट करते हैं इनको। तो उन्होंने क्या किया था कि अपहोल्ड तो किया, इसलिए कानून में गुंजाइश नहीं थी इस बात की टू डू एनीथिंग अदरवाइज, लेकिन उन्होंने क्या ये होशियारी कि जनाब ये टेररिज्म का चार्ज है उसको ड्रॉप कर दिया था इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा अच्छा काम किया, उसको रीइंस्टेट कर दिया उस चार्ज। तो उसका फर्क क्या पड़ेगा कि जो डेथ पेनल्टी जो कैरी आउट कर रहे हैं ना, असल में डेथ रो पे तो बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी उनको दी हुई है, पहले उनको एक्जीक्यूट करना है जिनको टेररिज्म का चार्ज है। तो अब ये जो है इससे बचना इनका मुश्किल होगा। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, पाकिस्तान के बड़े मायानाज पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं जनाब मोहतरम फर्रुख पिताफी साहब। उनका एक आर्टिकल आया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, बड़ा थॉटफुल आर्टिकल है जिसका नाम है #शुक्रिया राहील शरीफ। नाम से तो कुछ लगता है कि कुछ साइकोफेंट सा है, और उन्होंने खुद भी अपने आर्टिकल में ये चीज़ को उजागर फरमाया है कि मतलब अगर कोई सिर्फ उसका टाइटल पढ़ेगा तो उसको ऐसे ही फील होगा, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कुछ इस तरह से कि जो हमारे जो मुमताज़ कादरी हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के एक तरह से समझिए कि उसको मर्ज सा किया हुआ है, और उन्होंने भी कुछ वही बातें लिखी हैं जो कि अभी अली साहब फरमा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जिस चीज़ की तरफ पाकिस्तान जो है, जो रिलीजियस बिगेटरी जिसको कहते हैं, जिससे पाकिस्तान जो है तंग आ गया था और अब उससे धीरे धीरे दूर हट रहा है और हिंदुस्तान अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो अब जो है देखें कि ये चीज़ें कहाँ जाती हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, सुना आपने हमारे पैनलिस्ट ने क्या कुछ कहा सारे इश्यूज़ के ऊपर, तीन चार इश्यूज़ जो हमने डिस्कस किए। वी विश के थोड़ा सा टाइम और होता तो हम ज़रा तुर्की में जो बॉम्बिंग हुई है, डुअल बॉम्बिंग हुई है अंकारा में, इसके ऊपर भी बात कर पाते। उसमें भी करीब 97 लोग जो हैं जाँ बहक हुए हैं और 400 से ज़्यादा इंजरीज़ हुई हैं जी CNN की रिपोर्ट के हिसाब से। और अभी इलेक्शन होने वाला है वहाँ के ऊपर नवंबर 1 को, और ये जो हमला हुआ है ये तुर्की के एक पीस रैली के ऊपर, जो PKK के साथ आजकल बड़ी फियर्स फाइटिंग हो रही है, उसके ख़िलाफ़ एक पीस रैली निकाली गई थी जिसमें कोई 14,000 लोग वहाँ मौजूद थे। और ये बड़ा सैड वाक़या है, और पूरा पाकिस्तान, जिनके पाकिस्तानियों के तो दिल बहुत जुड़े हुए रहते हैं तुर्की लोगों से,
और हमारे पाकिस्तान में तो बहुत लोग अपने आप को तुर्कों के बिरादर भी कहते हैं। तो मतलब एक तरह से पाकिस्तान में बहुत सैडनेस है इस चीज़ के ऊपर, और बहुत लोग इसको बहुत बुरी तरह कंडेम भी कर रहे हैं और उसके ऊपर अफसोस का भी इजहार कर रहे हैं। तो एक चीज़ मेरे जहन में आई अभी, आजकल हमारे मीडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, नॉट द मीडिया के भी कुछ चैनल्स पे कहा जा रहा है कि उसमें हमारे पीटीआई के दोस्तों की बहुत बड़ी तादाद है कि वो एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए नवाज शरीफ साहब को स्टेट विजिट नहीं मिली, उनको तो ऑफिशियल विजिट पे बुलाया गया है। अब मतलब अब इन सब चीज़ों का कोई क्या जवाब दे, मगर ये है कि मैंने ज़रा सा इधर उधर सर्च की और जो डेफिनेशंस देखी, और आप भी गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं डेफिनेशंस की क्या होती हैं, कि स्टेट विजिट जो होती है वो ये होती है कि जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स जो हैं स्टेट विजिट के, ये होते हैं कि एक तो जब सबसे पहले तो वो होती है स्टेट हेड ऑफ स्टेट के साथ, जैसे मोनार्क्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं और ये लोग, जो कि फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं होस्ट कंट्री में तो नेशनल एंथम होता है, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, उनका एक लंचन या डिनर होता है, 8 से 10 लोगों को अलाउड होता है जो कि उनके पर्सनल्स होते हैं, जो कि ऑफिशियल्स के अलावा, जो कि जिनको होस्ट करती है जो होस्ट कंट्री होता है, जबकि और फिर यूएस में फिर उनको 4 दिन का स्टे दिया जाता है ब्लेयर हाउस के अंदर। इसके बरक्स जब ऑफिशियल विजिट होती है, ऑफिशियल विजिट उसे कहते हैं जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स आते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में एक वॉरमिंस्टर डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो मोनार्क या प्रेसिडेंट नहीं है, वो वहाँ के हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो वज़ीर आज़म है। और ये दोनों जो विजिट्स होती हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की इनविटेशन पर होती हैं, और नवाज शरीफ साहब के केस में भी उनको इनविटेशन मिला है। और इस विज़िट में आपको 19 तोपों की सलामी दी जाती है, 21 की नहीं होती, आपको 3 नाइट का स्टे दिया जाता है, और फिर उसमें और भी चीज़ें हैं कि कितने लोगों को वो उसमें रखते हैं, उनके जो कितने पर्सनल्स को अलाउ करते हैं, उनका क्या दूसरी चीज़ें होती हैं, कोई डिनर होता है, लंच होता है, और ये सब चीज़ें जो हैं ज़रा सा सेकेंडरी हैं, और ये कभी कभी डिपेंड इस पर भी करता है कि वे किस नौइयत के आपके ताल्लुकात हैं उस कंट्री के साथ। तो ये कहना कि वो उनको स्टेट विजिट नहीं मिली और ये मिल गया, तो ये ज़रा सा ठीक है, सियासी मुखालफतें होती हैं, हम लोग भी हुकूमत की बड़ी मुखालफत करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो भुट्टो नहीं थे, वो कोई नहीं थे, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। और जो उनको यहाँ के ऊपर इनविटेशन दिया गया है वो इसलिए नहीं दिया गया कि वो शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। कल को अगर इमरान खान साहब पावर में आएंगे तो उसके लिए ये नहीं होगा कि वहाँ के ऊपर सदर ओबामा साहब अपनी स्पेशल बग्घी भेजेंगे उनको लाने के लिए। तो हमारे पीटीआई के दोस्तों को ज़रा ये सोचना चाहिए कि जब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे करें तो ज़रा सा रिसर्च कर लें, देख लें कि मतलब उसमें कोई हरज नहीं है। तो ख़वातीन और हज़रात, यही कुछ था आज हमारे पास। तो हमारा जो वेबसाइट है उसका एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज़।